ओके, तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा। ये अपनी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, वो बॉडी जो एसएचएम कर रही है ना। इसको जब डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने तो वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी कितना था, dy बाय dt, तो वो क्या मिला, a d बाय dt ऑफ sin ओमेगा। So this gives you what? This is equal to a omega cos omega, correct? A omega cos omega. ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। So velocity is equal to a omega cos omega t, जिसमें हमने क्या किया, हमने cos omega t की वैल्यू डाली 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। सही, sin ओमेगा t की वैल्यू हमने यहां से ले ली। क्या थी sin ओमेगा t की वैल्यू, sin ओमेगा t इज y बाय a। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं a ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, करेक्ट। रूट a स्क्वायर है तो ये बनेगा a ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a। ये कट गया, मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये भी आपने नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया, ठीक, करेक्ट। तो वी हैव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, we have the equation of displacement, equation of velocity format 1, equation of velocity format 2, correct। इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं। v is equal to a omega cos omega t को वापस डिफरेंशिएट किया dv by dt। क्या देगा dv by dt, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन a is equal to a omega d by dt of cos omega t, क्योंकि a ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा a ओमेगा cos ओमेगा t कितना होता है, माइनस sin ओमेगा t। फिर ओमेगा t का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ठीक। ये भी हमने कर लिया लास्ट क्लास के अंदर। अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आपका जो a sin ओमेगा t है, a sin ओमेगा t, उस पूरे को क्या हम y लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर y। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन की। दैट्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। किसी को डाउट इतने पार्ट में कोई भी चीज, ये सारी इक्वेशन आपको समझ में आई। ये मैंने फोरियर थ्योरम से निकाली थी, पर जरूरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, यहां से हमको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन कैसे आई, फिर ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन इक्वेशन कैसे आई। 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। गिव द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, डिराइव द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। 3 मार्क क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अभी हम आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक। अब इसके बाद एक और पार्ट बन जाता है, वो है डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यहां सिंपल पेंडुलम नहीं, सॉरी, derive the equation of time period of a simple oscillator। पेंडुलम तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, सिंपल ऑसिलेटर। जब मैं बोलूं सिंपल ऑसिलेटर मतलब ऐसी बॉडी जो ऑसिलेशन कर रही है, उसके टाइम पीरियड की इक्वेशन डिराइव करो। हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जो आपने लास्ट में लिखा हुआ है, मैं उसको वापस कर रहा हूं, ठीक। कैसे मैं उसको निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है कि कोई भी बॉडी जो एसएचएम करती है वो F इज इक्वल टू माइनस के वाई, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। ये तो पता है हम लोगों को, किया हमने। अब यहां से क्या आप m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के वाई लिख सकते हो? क्या यहां से a इज इक्वल टू माइनस के वाई बाय m लिख सकते हो? कोई तकलीफ, प्रॉब्लम क्लियर है? तो यानी अगर मेरे को बोले ना राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो बोलूंगा a is equal to minus k by my, y का पावर 1, a का पावर 1। कोई बोले राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो f is equal to minus k by। इज इट क्लियर? और ये इक्वेशन कहां से लेके, ये तो मैं डिराइव करके लेके आया ना, ये भी तो एसएचएम की इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। इज इट क्लियर? तो अगर ये इक्वेशन को देखूं और ये इक्वेशन को देखूं तो यार दोनों सेम ही जो है। एक ट्रिग्नोमेट्री से लेके आया, वो भी एसएचएम रिप्रेजेंट कर रही है,
एक मैंने डायरेक्टली फोर्स की इक्वेशन ली, वो भी ऐसे जब इक्वेशन वो कर रही है रिप्रेजेंट कर। आइए प्लीज तालियां बजाइए, श्रेणी आई है। तुम्हारा अलग से मैंने डीपीएस का बैच बनाया, आज 7 क्लास ले चुका हूँ, एसएचएम वेव्स खत्म करके रिवीजन करवा के बच्चे भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर। सर ऑफलाइन में हम तो पापा को पता भी नहीं, मम्मी ने भेजा। तुमको पता था ऑफलाइन चल रही है क्लासेस? सबको पता, उधर बैठे थे क्लासरूम नंबर में सब लोग। हाँ मुझे पता है सर। पर बैठ अभी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, a is equal to minus omega square y and a is equal to minus k by m into y। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, राइट और रॉन्ग? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, तो बेटा इससे क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k by m, राइट और रॉन्ग? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है अगर एक सर्कल में तुम घूम रहे हो तो ये जो टोटल एंगल तुम कवर करते हो वो होता है 2 पाई। उसको कितने टाइम में कवर करते हो? टाइम पीरियड के अंदर। टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, जितने टाइम में एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, दैट इज टाइम पीरियड। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगल कवर्ड बाय टाइम पीरियड, ये होता है ओमेगा। यूनिट क्या होता है ओमेगा का? यूनिट ओमेगा, जैनिश व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? मुझे लग रहा है मैंने आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन पूछ लिया। वेरी गुड जोया, गुड। इतना टफ नहीं था जितना तुमने समझ लिया, पर आदत नहीं रही ना ऑनलाइन क्लासेस कर करके। सर कुछ भी पूछे आंसर देने की आदत तो है नहीं, पर धीरे धीरे मेरी जो मेंटेलिटी चेंज हो गई। पहले दिन मेरे लिए भी बड़ा टफ था जिस दिन मैं क्लास लेने आया, और मुझे लगा यार मैंने कभी जिंदगी में पढ़ाया है क्या। फिर दूसरे दिन लगा नहीं यार, घर पे जाके मैंने मंदिर में माथा टेका, ऐसे प्रणाम किया, सूर्य नमस्कार किया, यार आज हिम्मत देना भगवान, आज दूसरी क्लास लेनी है। तो थोड़ा पहले दिन से अच्छा लगा। फिर तीसरे दिन गया क्लास लेने के लिए, थोड़ा और अच्छा लगा। चौथे दिन फिर मैं मूड में आ गया। फिर बच्चे डरने लगे, जैसे स्वैनी भी डर गए घुसते ही, सर ये तो पुराने संदीप से वही शक्ल है यार, ऑनलाइन में तो मैं वीडियो ऑफ करके बैठ जाती थी, सर की सिर्फ आवाज सुन रही थी, अब तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन ही चल रही है। थोड़ा रुक जा, आज तो बड़े दिनों बाद आई है ना, 2-4 दिन वो वर्षे बैठे हैं उधर, उनसे पूछेगी ना तो पता चलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर होता है। सर कैसे 2.5 घंटा 3 घंटा रिमांड पे लेते हैं, सर कभी बैठे नहीं 2 घंटे, बड़े दिन हो गए, साल निकल गया, फिर मैंने 2 घंटे और बैठा लिया तो पीठ दर्द ठीक हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए अब है ना तुमसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और तुमको मास्क नीचे करके आंसर देना भी पड़ेगा। मास्क ऊपर करके दोगे तो भी चलेगा, बट देना पड़ेगा, इसलिए ना थोड़ा सा चार्जर हो जाना। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल यूनिट था। 2 पाई रेडियन होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो ओमेगा क्या हुआ? रेडियन पर सेकंड। एम आई क्लियर? रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड। ओके, तो यहां पर मेरे पास ओमेगा आया है रूट ऑफ k बाय m, तो क्या मैं ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकता हूं? रूट ऑफ k बाय m चलेगा क्या? यहां से मैं बना सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। इज दैट क्लियर? ये मैंने लास्ट एक्सप्रेशन आपकी नोटबुक में लास्ट क्लास में कराया था, है आप सबके पास ये एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। मुझे बताओ यहां पे m क्या है? m इज द mass of the body which is executing SHM। अगर एक पेंडुलम है तो पेंडुलम के बॉब का मास, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का मास, या कोई भी और बॉडी, अगर एक फुटबॉल है, फुटबॉल को पानी में मैंने रख दिया और फिर मैंने उस फुटबॉल को नीचे दबाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? डांस करने वाले है ना, फुटबॉल का मास, वो SHM कर रहा है, इट इज एग्जीक्यूटिंग SHM, उसका मास। यहां पर K क्या है? What is K known as? ये K क्या चीज है? कौन सा? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग में होता है। अरे बाप रे, इतनी डरा दिया। मैं मानता हूँ फिजिक्स में बहुत सारे K आते हैं और टीवी में भी बहुत सारे K आते हैं, बट हर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं होता है ना।
क्वेश्चन देख के बताना है। के क्या है, कौन बताएगा? सुनी सुमानी, हाँ? कौन सा कांस्टेंट? गया, दिमाग पे जोर डालो, प्रेशर डालो, सैंडविच बनाओ दिमाग का। यहाँ लिखा हुआ है f इज इक्वल टू के वाई, तो के क्या बन गया? लिखा हुआ कहीं पे? नहीं लिखा। मुझे ऐसा लगता है उसको फोर्स ग्रेडियंट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? फोर्स ग्रेडियंट। f डिवाइडेड बाय y, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या बोलते हैं? फोर्स ग्रेडियंट बोलते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, मतलब जब 11th शुरू हुआ है ना। एक्सेलरेशन को डिवाइड बाय डिस्टेंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ग्रेडियंट। एनर्जी को डिवाइड बाय डिस्टेंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? एनर्जी ग्रेडियंट। तो k इज नोन एज द फोर्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। एम आई क्लियर? तो ये मेरा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। यहां तक आपने लिखा हुआ है। अब हमारा नया टॉपिक, सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूंगा सिस्टम्स के जो एसएचएम कर रहे हैं, उनको प्रूव करूंगा कि वो एसएचएम कर रहे हैं, और हर एक सिस्टम का मैं टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला मेरा एग्जांपल है एक सिंपल पेंडुलम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का, डिराइव द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। डिराइव द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नहीं निकालना है। ये किसका टाइम पीरियड था? सिंपल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर तो जनरल टर्म हो गई ना। सिंपल पेंडुलम बोलूंगा तो एक एग्जांपल हो। तो जब मैं बोलूं डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो ये करना है जो मैं अभी कर रहा हूं। ठीक, तो सिंपल पेंडुलम यहां लिख देते हैं, ये लीजिए सिंपल पेंडुलम। नाउ पहली चीज, डिफाइन अ सिंपल पेंडुलम। तो हम लिखते हैं अ हेवी बॉब attached to a heavy bob attached to an inextensible string. A heavy bob attached to an inextensible string is known as a simple pendulum. A heavy bob attached to an inextensible string is known as a simple pendulum. यानी कि भैया ये मेरी एक रिजिड सपोर्ट, ये मैंने एक रस्सी ले ली जो मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, ये m मास का मैंने एक बॉब उसके साथ अटैच कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। यानी वो मास की वजह से खिंच नहीं रहा, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। जब मैं बोलूं मासलेस मतलब क्या? ऐसी कोई दुनिया में चीज होती नहीं जो मासलेस है ना। पर इस रस्सी का जो मास है वो इस बॉब के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं मासलेस। क्लियर? अब इस बॉब को, इस पेंडुलम को जब आप किसी जगह पे डिस्प्लेस करते हो, सपोज करो आपने इसको यहां पे डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगी बेटा? एक फोर्स लगेगी mg ऐसे, एक फोर्स लगेगी ऐसे, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हुआ, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, राइट और रॉन्ग। एक फोर्स ऐसे लगेगी, इसको बोलते हैं mg sin थीटा। एक इसके अंदर फोर्स लगेगी टेंशन की फोर्स। अब देख के बताओ कि कौन सी फोर्स ऐसी है जो रिस्टोरिंग फोर्स बन सकती है? कौन सी फोर्स ऐसी है जो उस बॉब को अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है? mg cos दिख रहा है बेटा, ये है mg cos, ये लग रहा है ना। तो ये कौन सी फोर्स दिख रही है? वो फोर्स जो बॉब को मीन की तरफ खींच रही है। तो मैं बोलूंगा मेरी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? मेरी रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा है। आई बात समझ में? इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की l
और ये डिस्प्लेसमेंट उसने जो किया वो y है। क्या मैं क्लियर हूं बिल्कुल? अब फॉर स्मॉल एंगल्स कैन आई राइट sin थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो मेरा fr क्या बन गया? मेरा fr बन गया माइनस mg थीटा, करेक्ट। अब पैरेलैक्स मेरे को बोलता है कि जब ये एंगल छोटे होते हैं तो मैं पैरेलैक्स लगा सकता हूं, है ना। थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l, राइट। पैरेलैक्स फार्मूला ये है ना, थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैंने लगा दिया, मेरा fr बन गया माइनस mg y अपॉन l। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, fr इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन l, y का पावर 1, fr का पावर 1। क्या इक्वेशन देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एसएचएम की इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन देख के ऐसा लग रहा है कि एसएचएम की इक्वेशन है? शिवांग, डू यू थिंक दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम? y ऐड कर, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। क्या सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू? बोलो, क्या सब्स्टिट्यूट करना y का वैल्यू? जैनिश, आपको इसको देख के लग रहा है एसएचएम की इक्वेशन है? हां सर। क्या सोच के बोला कि भाई एसएचएम की इक्वेशन है? सर फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट इनटू y का कांस्टेंट इनटू y, उसकी पावर का कोई यहां पे अगर स्क्वायर आता तो एसएचएम की इक्वेशन होती? पढ़ा नहीं है, मेरे बोलने के बावजूद पढ़ा नहीं है। यस सर, पावर 1 है तो एसएचएम होगा, लेकिन नेगेटिव था तो फिर और ऑसिलेटरी मोमेंट में नेगेटिव दिखा। यस, अगर वो नेगेटिव है तो ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेटरी है तो एसएचएम हो सकता है, पर पावर 1 है y का, इसके लिए एसएचएम। तो ये इक्वेशन देख के हम बोल सकते हैं ये जो पेंडुलम है वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है? बिकॉज़ रिस्टोरिंग फोर्स, जो कहां से मालूम पड़ा? रिद्धि ने बोला नेगेटिव है, बिल्कुल सही। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y पावर 1, सो इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डेढ़ नंबर मिल गया, कितना? 1.5 आउट ऑफ 3। क्या आपने बता दिया कि fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y पावर 1। आधा नंबर मिल गया डेफिनेशन लिखने पे, डेढ़ नंबर मिल गया ये निकालने में, बचा एक नंबर। क्या चीज का? टाइम पीरियड निकालने का। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, सिंस fr is proportional to negative pi y power 1, it is the equation of SHM. Now when I compare this to the standard equation of SHM, तो fr क्या बनता? माइनस ky, यही था स्टैंडर्ड इक्वेशन। std ऑफ SHM यही था बेटा, अभी लिखा था। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो k क्या बनेगा? mg by l बनेगा। तो मुझे टाइम पीरियड क्या मिलेगा? 2 pi root of m by k, 2 pi root of m by mg l, m में मुड़ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 pi root of l by g। आई बात समझ में? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल ऑसिलेटर में क्या आया था? 2 pi root of m by k। सिंपल ऑसिलेटर मतलब जनरल केस, एसएचएम मतलब स्पेसिफिक केस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ एसएचएम देख के भागना नहीं आंसर करने के लिए, देखना है क्या केस बोला गया है, इसको नोट कर लो आप। second case that we are discussing is that of a vertical spring। वर्टिकल स्प्रिंग में भी हम बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेटेजी देंगे, हम टाइम पीरियड निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एसएचएम है। तो अगर हम स्प्रिंग की बात करें, वर्टिकल स्प्रिंग की, तो सपोज एक स्प्रिंग को हम वर्टिकली हैंग कर देते हैं, ये हमने हैंग कर दिया। सपोज m इज द मास ऑफ द स्प्रिंग। तो आप खुद सोचो, जब एक स्प्रिंग को मैं वर्टिकली हैंग करूंगा, तो इनिशियली जब मैं उसको हैंग करूंगा तो उसके अपने वेट की वजह से वो थोड़ा सा एसएचएम करेगा, है ना, अपने वेट की वजह। इस स्प्रिंग में यहाँ पे ये उसकी ओरिजिनल लेंथ, ओके, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने ही वेट की वजह से हम ऐसा समझते हैं कि वो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल। कितना डिस्प्लेसमेंट? अपने वेट की वजह से इतना वो नीचे डिस्प्लेस हो गया। तो उस स्प्रिंग के अंदर
रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया, उसके अंदर आया माइनस के इंटू डेल्टा एल, राइट और रॉन्ग? क्योंकि कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एल डिस्प्लेस हुआ, तो जितना डिस्प्लेस हुआ उसके हिसाब से उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आया। इस सिचुएशन में नीचे फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, राइट और रॉन्ग, है ना? अब ये स्प्रिंग मैंने छोड़ा, अपने वेट पे जैसे थोड़ा सा ऑसिलेट किया, फिर रुक गया, तो तभी रुकेगा ना अगर mg की वैल्यू जो होगी वो आपका k डेल्टा एल के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम में तो यही होगा कि नहीं, करेक्ट? इक्विलिब्रियम में आके mg विल बी इक्वल टू k इनटू डेल्टा एल, करेक्ट? अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को, देखो यहां रुक गया, मैंने स्प्रिंग को वहां से पकड़ा और नीचे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, अब ऑसिलेट कर रहा है ना? अब मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाई और डिस्प्लेस किया, तो जब मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आई, इसको मैं F1 लिखता हूं, F2 रिस्टोरिंग फोर्स आई माइनस के इंटू डेल्टा एल प्लस वाई, जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट जो मैं कर रहा हूं कितना है, करेक्ट? अब ऑसिलेशन कर रहा है, तो मुझे ये बताओ मेरी एक्सटर्नल एनर्जी देने के बाद उसके अंदर नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? मेरा एक्सटर्नल एनर्जी, उसका अपना वेट छोड़ देते हैं, मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से उसके अंदर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स आई? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स will be equal to F2 minus F1, right or wrong? है ना? F1 तो उसके अपने वजन की वजह से, अब मैंने एक्सटर्नल एनर्जी दी, उसके बाद जो एसएचएम करेगा, पेंडुलम अपनी जगह पे रह के थोड़ा एसएचएम करेगा, पेंडुलम को मूव करूंगा, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करूंगा, उसके बाद ही एसएचएम करेगा ना? तो F2 कितना बेटा, F2 इज माइनस के डेल्टा एल प्लस वाई और F1 है माइनस के डेल्टा एल। तो ये सॉल्व किया तो माइनस के इंटू वाई आ गया मेरा नेट रिस्टोरिंग फोर्स। वापस YR is directly proportional to Y raised to 1, so it is an SHM, it is an SHM। स्प्रिंग में हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो SHM है, बिकॉज़ इट इज एन इलास्टिक बॉडी, तो हम तो 6th चैप्टर में प्रूव कर चुके हैं कि वो ऑसिलेशन करने वाला है। तो अगर वो SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ m by k, करेक्ट? यहां k निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, mg is equal to k delta l। तो k कितना आ गया, mg अपॉन डेल्टा, इस k को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन mg डेल्टा l, ये काट दिया मैंने तो मेरा टाइम पीरियड आया 2 पाई रूट ऑफ डेल्टा l बाय g। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली, मेरा सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला इक्वेशन आई, t is equal to 2 पाई रूट ऑफ l by g। वहां L क्या था, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर आया 2 पाई रूट ऑफ डेल्टा L by g। डेल्टा L क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इट्स नेचुरल वेट, उसका अपने वेट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, y नहीं है ना, y तो वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां पर आपका डेल्टा L इज द एक्सटेंशन, ये डायरेक्शन अपने वेट की वजह से है। लग दोनों सेम रहे, मतलब जो पहला सिंपल पेंडुलम वाला था वो ये सेम जैसे लग रहे हैं, और उसमें L लेंथ थी, इसमें L लेंथ तो ये थी, I नहीं, इसके अंदर क्या है, डेल्टा है। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग के अंदर 2 पाई रूट ऑफ एक्सटेंशन बाय एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जितना हुआ अपॉन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। पेंडुलम के अंदर T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ, नेचुरल लेंथ अपॉन g, दोनों अलग-अलग केस हैं, याद रखने दोनों फार्मूला। जब अप्लाई करने जाना है तो ध्यान रखना, वो बोलेगा 6 सेंटीमीटर का 2 मीटर का स्प्रिंग है और एक्सटेंशन 0.2 mm है, तो आपने 6 मीटर नहीं डालना है, 0.2 डालना है, समझ आया? नोट करो, ये सेकंड केस। ओके, द थर्ड एप्लीकेशन दैट वी आर डिस्कसिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अभी हमने एक वर्टिकल स्प्रिंग को देखा, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग्स को कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे कर सकते हैं, या तो सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे आपने रेजिस्टेंसेस में पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था 10th में, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको याद कराऊं या फिर पूछूं, एक होती है वोल्टेज, एक होता है करंट और एक होती है रेजिस्टेंस। जब एक सर्किट के अंदर मैं रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाता हूं तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, करंट या वोल्टेज? करंट। जब मैं रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाता हूं तो करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज
वेरिएबल होती है दोनों रेजिस्टर्स में। जब मैं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाता हूं तो क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज वेरिएबल होती है? वोल्टेज इज कांस्टेंट पैरेलल में। R1 R2 पे याद है ऊपर एक लगा R2 लगा तो बैटरी पे वोल्टेज दोनों पे सेम होती है। तो सीरीज पैरेलल में ऐसा ही होता है, एक ना एक चीज कांस्टेंट रहती है, एक ना एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है। तो उसी थॉट प्रोसेस से वहां करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस तक यहाँ कुछ और चीजें हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो मैं पहले कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, एक स्प्रिंग और उसके साथ में मैंने एक और स्प्रिंग लगा दी। जब मैं दो स्प्रिंग को सीरीज में लगाता हूं तो आप याद रखेंगे, अपने पास नोट भी करेंगे कि when springs are connected in series, restoring force remains constant. When springs are connected in series, the restoring force remains constant. इसमें भी फोर्स F और इसमें भी फोर्स F। और क्या चीज वेरी करती है सीरीज के अंदर? इसका डिस्प्लेसमेंट y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट y2। जब मैंने दो स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाया तो एक में डिस्प्लेसमेंट y1 हो रहा है, एक में डिस्प्लेसमेंट y2 हो रहा है। ऊपर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, नीचे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। मैं सीरीज रेजिस्टेंस में क्या करता था? मैं बोलता था मैंने एक रेजिस्टर 2 ओम का लगाया है, दूसरा रेजिस्टर 3 ओम्स का लगाया है सीरीज में। अब मैं दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाना चाहता हूं, तो कितने का लगता है? 5 का। I replaced 2 and 3, 2 resistors by a single resistor of 5 ohms, keeping current and voltage same. That was the condition. That is called equivalent circuit या equivalent resistance. तो यहाँ पर मेरे पास दो स्प्रिंग थे, K1 और K2। अब K1 K2 क्या है, किस पे डिपेंड करता है? K1 और K2 स्टिफनेस कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट है। कोई स्प्रिंग मोटा है, कोई स्प्रिंग पतला है। अगर पेन का स्प्रिंग निकालोगे तो बहुत पतला है, अगर कार का स्प्रिंग देखोगे तो बहुत मोटा है ना? तो अगर दोनों पे आप सेम फोर्स लगाओ तो क्या दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा? y1 अलग होगा, y2 अलग होगा, है ना? बिकॉज k1 k2 दोनों का अलग अलग है। मैं चाहता हूं कि मेरी सीरीज में दो स्प्रिंग लगे हुए थे, मैं दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं, दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं ताकि मेरे y और फोर्स में फर्क ना पड़े। तो वो जो सिंगल स्प्रिंग लगाऊंगा उस सिंगल स्प्रिंग की k की वैल्यू क्या होगी, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो मेरा एम है इस सेटअप का। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ सेम लेंथ बट उसका k का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इन दोनों स्प्रिंग की जगह पर एक सिंगल स्प्रिंग लगा रहा हूं। सर वो लेंथ रिस्टोरिंग फोर्स जितना y1 होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो यहां मैंने सेम मास रख दिया। अब इसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, इसका सॉरी एक्सटेंशन कितना होगा? इसका एक्सटेंशन होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, है ना? जो मैंने फोर्स लगाया तो नेट एक्सटेंशन कितना हुआ? y1 प्लस y2। तो अगर मैं सेम एक्सटेंशन चाहता हूं बट दो स्प्रिंग की जगह सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं तो सिंगल स्प्रिंग का ks का वैल्यू क्या होगा, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वो मेरा एम है इस सेटअप का। एम आई क्लियर? तो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, देखो फोर्स इसमें भी F लग रही है, ये भी F, ये भी F और ये भी F। तो भैया यहां पर क्या हम लिख सकते हैं, y is equal to y1 plus y2। what is y1? यहां से ले लेते हैं, F is equal to minus k1 y1, F is also equal to minus k2 into y2। तो क्या मैं y1 को ले सकता हूं minus f by k1, क्या मैं y2 को ले सकता हूं minus f upon k2, क्या मैं y को ले सकता हूं माइनस एफ अपॉन के एस, करेक्ट? 1 2 3 तीनों को यहां डाल दिया, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस एफ अपॉन के एस इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन k1 माइनस एफ अपॉन k2, काट दिया 1 बाय के एस इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। सॉल्व करूंगा तो के एस आएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। जो पैरेलल रेजिस्टेंस का रिजल्ट आता था या सीरीज स्प्रिंग का रिजल्ट आ रहा है ना? तो अगर मेरे को दो स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिए, एक की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, दूसरे की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर। मेरे को बोला दो स्प्रिंग नहीं लगाने, एक ही लगाना है,
लेकिन दोनों को सीरीज में लगाना है। तो इक्विवेलेंट k कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, 100 into 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 50। जो आंसर आएगा उतने k का स्प्रिंग यहां लगा देंगे, इस सेटअप को हटा देंगे, उसके बाद ये फिट कर देंगे। ठीक, याद क्या रखना है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, दोनों का फोर्स सेम है। ये चीज रट्टा मार लेनी, नहीं समझ में आ रही हो ना, मतलब हमको हमारा लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है, याद कर लो कोई बात। सीरीज में y डिफरेंट फोर्स सेम, पैरेलल में y सेम फोर्स डिफरेंट, इस लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है ना। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ते थे ना, तो आपको 10th में इतना अच्छा कई बार चीजें समझ में नहीं आती, क्यों करंट सेम है, क्यों वोल्टेज डिफरेंट है, पर जब 12th में वो चीज पढ़ते हो ना, तो अरे यार ये था 10th में, है ना। पर वहां तो याद करिए, नंबर भी तो लेने हैं ना, वैसा है। कई चीजें इंस्टेंट नहीं पता चलेंगी, पर जैसे जैसे उसके बारे में सोचते रहोगे, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो एकदम क्लिक होगा, नहीं यार सही है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो टेक समटाइम्स टाइम टू एडजस्ट द सिस्टम। अब देखो आखिरी चीज इसमें करना क्या, ये तुमने k इक्विवेलेंट तो निकाल लिया। अब ये जो स्पेन निकाला, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन ks, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k1 k2 k1 प्लस k2। ये मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया किसका बेटा? टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। मैं 1 मिनट और लेता हूं, सीरीज की या पैरेलल भी कर देता हूं, ताकि फिर हम उसको नोट कर सकें। दूसरा मैं लेता हूं, बहुत आसान है, पैरेलल। आप याद रखो, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम, रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट। ये याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट सेम, रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट। देखो एक स्प्रिंग मैंने यहां लगाया, एक स्प्रिंग मैंने यहां लगाया, ये पैरेलल सेटअप, m लगा दिया, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स F1 है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स F2 है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी y है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी y है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1। इन दोनों को रिप्लेस करना चाहता हूं मैं एक सिंगल स्प्रिंग से, जिस पे सेम मास लगाऊंगा, रिस्टोरिंग फोर्स F लगाऊंगा, विच इज F1 प्लस F2 नेट रिस्टोरिंग फोर्स, और K पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट इस पे भी y होगा। तो इसके अंदर क्या चीज सेम बोल रहे हैं हम लोग? इसके अंदर सेम है हमारा रिस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट सेम, ठीक। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, नेट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ना यार, इसमें भी F1 लग रहा है, इसमें F2 लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, तो नीचे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कितनी फोर्स लगनी चाहिए? F1 प्लस F2। अच्छा F1 क्या होगा? क्या F1 माइनस K1 इंटू y होगा? क्या ये माइनस K2 इंटू y होगा? क्या ये माइनस Kp इंटू y आएगा? y, तो Kp बेटा कितना आया? K1 प्लस K2। हम बोलेंगे भैया ये दोनों स्प्रिंग हटा दो, एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो पैरेलल में, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? K1 प्लस K2, यानी 100 प्लस 50, 150 वैल्यू का स्प्रिंग कांस्टेंट लोगे तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि दो स्प्रिंग बिहेव करेंगे। 2 और 3 ओम के 2 रेजिस्टर हटाओगे और 5 के 1 लगाओगे तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे 2 और 3 बिहेव करने वाले हैं, ठीक। तो ये टाइम पीरियड इसका कितना आ गया? 2 पाई रूट ऑफ m बाय k1 प्लस k2, इसका टाइम, ठीक। एक सेकंड ध्यान देना, देखो ये पैरेलल है, ये सीरीज है। मैं यहां पर एक सिंपल सा सेटअप बनाता हूं, यहां बनाता हूं, ये मैंने सिंपल सेटअप बनाया, ये K1 ये K2। मुझे बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल? इज अ सीरीज ऑफ पैरेलल, इज अ सीरीज और पैरेलल। एक स्प्रिंग ऐसे लगा है, यहां M है और यहां दूसरा स्प्रिंग लगा है, ये 6 ये K1 ये K2। तो क्या ये सीरीज है या ये पैरेलल है? तुम अगर सिर्फ शक्ल देख के बताओगे तो नहीं आएगा, जो मैंने लॉजिक दिया है उससे बताओगे तो आंसर मिलेगा। लॉजिक क्या दिया था मैंने? पैरेलल में क्या कांस्टेंट है? पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम है और सीरीज में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, इतना याद रखना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस m को डिस्प्लेस करूंगा तो कहां डिस्प्लेस करूंगा? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट? कहां डिस्प्लेस करूंगा? ऊपर नीचे करूंगा या लेफ्ट राइट करूंगा?
लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। पैरेलल नहीं होगा ये पैरेलल ही है। देखो अगर इस मास को मैं इधर डिस्प्लेस करूं थ्रू डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, उस साइड पे मूव किया y अमाउंट से, समझ पा रहे हो ना, इसको इधर खींच के इधर कर दिया, तो मुझे बताओ k1 कितना डिस्प्लेस होगा। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर इधर करूंगा तो ये 2 सेंटीमीटर तो मूव करेगा, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है, तो कौन सा केस हो गया, इतना आसान है जानना, लेकिन लॉजिक बिल्कुल क्लियर, y सेम तो पैरेलल, y डिफरेंट तो सेम। तो ये पैरेलल। अब मैं तुमसे इसमें पूछूं कि मुझे इसका इक्विवेलेंट टाइम पीरियड निकाल के दो, तुम क्या करोगे, t = 2π√m/k1 खत्म, और देखने में लगेगा ये क्या है, अजीब सा दिया हो, यही बात समझ में। तो इस तरीके से करेंगे, y सेम पैरेलल, y डिफरेंट। एक केस और डिस्कस करेंगे, जल्दी सुनो। The last case that we have to discuss is oscillations of a liquid in U-tube. Oscillations of a liquid in a U-tube. ठीक, मैं U-tube यानी U पाइप लेता हूं, ये U पाइप है, U-tube है, जिसके अंदर समझो कि मैंने एक लिक्विड डाल दिया, इसके अंदर मैंने एक लिक्विड डाल दिया, तो ऑब्वियसली लिक्विड दोनों साइड पे सेम लेवल पे होगा। मैंने इसका लेंथ नापा, लेंथ L, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इस लिक्विड को नीचे पुश किया, इस लिक्विड को नीचे पुश किया, कितना पुश किया, तो मैंने इसको y अमाउंट से पुश किया, तो बेटा ये लिक्विड कितना ऊपर उठ जाएगा, मुझे लगता है y अमाउंट से ऊपर उठ जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर मैं नई पोजीशन लेता हूं, न्यू पोजीशन, ये तो ओल्ड पोजीशन है, तो कंपेरेबल पोजीशन, राइट साइड पे इतना लिक्विड ज्यादा है लेफ्ट से, राइट और रॉन्ग, है ना। अगर मैं देखूं तो ये मेरा पूरा लिक्विड है कि नहीं, ऐसे ही है, तो इस साइड पे कितना लिक्विड ज्यादा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2y कॉलम ऑफ लिक्विड राइट साइड पे ज्यादा है, तो मैंने पुश किया होगा। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, या जो दबाया था ना ऐसे था, इसको दबाया तो ऊपर चला गया, अब मैंने इसको हटा दिया, तो अब इधर जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसका जो वेट है उसकी वजह से नीचे फोर्स लगी और ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देयर बी ऑसिलेशन ड्यू टू एन एक्स्ट्रा 2y कॉलम ऑफ लिक्विड, तो कौन रिस्टोरिंग फोर्स पैदा कर रहा है, वेट ऑफ 2y कॉलम ऑफ लिक्विड इज प्रोड्यूसिंग restoring force, so weight of 2y column of liquid is producing restoring force, right or wrong, ठीक। तो Fr is equal to minus mg, minus m मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू y। बेटा इसका एरिया A है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को A इनटू 2y लिख सकता हूं, g। देखो यहां तक आपको समझ में आया, इतने का वॉल्यूम क्या होगा, 2y इनटू एरिया, वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी क्या, तो मास आ गया, तो मेरा Fr कितना हुआ, Fr is equal to minus 2 rho a g into y। क्या ये समझ में आया, क्या ये SHM कर रहा है, Fr is directly proportional to y power 1, तो अगर ये SHM कर रहा है बेटा, तो इसको क्या हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM माइनस ky से कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या k की वैल्यू 2 rho a g निकाल सकते हैं। अगर k की वैल्यू निकाली तो टाइम पीरियड 2π√m/k, सिंपल ऑसिलेटर का 2π√m/k इज इक्वल टू 2π√m क्या है यार, m तो इस पूरे लिक्विड का मास, पूरे बॉब का मास, पूरे स्प्रिंग का मास और पूरे लिक्विड का मास, तो क्या पूरे लिक्विड के मास को मैं डेंसिटी इनटू एरिया इनटू कैपिटल L लिख सकता हूं,
ये पूरे लिक्विड का मास हुआ और k कितना है 2 रो a g रो a t equals to 2 pi root of L by 2g. Time period of liquid column in IQ tube. Process समझ में है? L is the total length. ये क्या था? Total length of the liquid. जितना liquid total है तो L into A करेंगे तो volume of liquid आ गया. Volume multiplied by density will give you the mass of liquid. ऐसे हमको कोई भी केस दिया हो 11th में 12th में किसी भी जगह और मेरे को बोले इसका टाइम पीरियड निकालो तो पहले हमको ये समझना है कि कुछ भी करके रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बन जाए। एक बार रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बन गई तो ये देखना है क्या रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y पावर 1 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऐसे टेम्प कर रहा है, अगर ऐसे टेम्प कर रहा है तो k ढूंढना है, k ढूंढ दिया तो टाइम पीरियड की जनरल इक्वेशन में फिट करना है। केस तो ऐसा हो सकता है वो एग्जाम में बना के दे दे पर चांसेस कम है। नॉर्मली जब स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड केस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो। इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक बाकी रहेगा जो अगली क्लास में करेंगे, वो है फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंट ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। वो वाला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। वेट डन फॉर द यस।